हेलो एवरीवन। तो जो आज टॉपिक लेकर आए हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। हम प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन बताएंगे। प्रिज्म का एक टॉपिक पहले भी आया था जिसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कुछ एप्लीकेशंस को हमने वहाँ बताया था, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जो रेज है उसका रिफ्लेक्शन कब होता है, रिफ्रैक्शन कब होता है, उसका कंडीशन को समझाया भी था। आज हम देखो रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं प्रिज्म के थ्रू, और यह प्रिज्म के थ्रू जो रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे उसे एक मैथमेटिकल फॉर्मूला ड्राइव करेंगे और वो फॉर्मूला प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होगा। प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूला को हम फाइंड आउट जब करते हैं तो उस फॉर्मूले को हमारे पास प्रिज्म फॉर्मूला कहा जाएगा। बच्चों प्रिज्म मेरे पास तो प्रिज्म है नहीं अभी, लेकिन आप अपनी लैब में प्रिज्म को देखेंगे और प्रिज्म आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ऐसे आपको दिखाई देगा प्रिज्म में। ये प्रिज्म आपके पास रहेगा, पूरा ट्रांसपेरेंट रहेगा और ये पूरा एज ए डेंसर मीडियम के जैसे बिहेव करेगा। ये इसका बेस रहेगा। इसमें कौन सी सरफेस को क्या कहा जाता है पहले एक बार नॉर्मली वो मैं बता देता हूँ। उसके बाद में आपको इतना ध्यान रखना है कि हमें कौन से पोर्शन से रिफ्लेक्शन करना है। बच्चों देखो ये वाला जो सरफेस है और प्रिज्म का जो ये वाला सरफेस होता है, ये दोनों रेक्टेंगुलर शेप में आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये वाला और ये वाला सरफेस, ये दोनों रिफ्रैक्टेड सरफेस होते हैं प्रिज्म के। इनको हम प्रिज्म के रिफ्रैक्टेड सरफेस कहते हैं। अभी देखेंगे इन दोनों रिफ्रैक्टेड सरफेस की ये जो यहाँ देखे इनके जो परपेंडिकुलर आप देखेंगे तो दो ट्राइंगल्स आपको दिखेंगे, एक ये वाला ट्राइंगल दिखेगा और एक आपको ये वाला ट्राइंगल दिखेगा। ये इनका प्रिंसिपल सेक्शन या क्रॉस सेक्शन पार्ट कहलाता है। प्रिज्म का क्या कहलाता है? इनका क्रॉस सेक्शन या इनका प्रिंसिपल सेक्शन पार्ट कहलाता है। तो इस प्रिंसिपल सेक्शन में देखो बच्चों, ये रिफ्रैक्टेड सरफेस है और ये वाली जो सरफेस है ये भी रिफ्रैक्टेड सरफेस का ही पार्ट है, यानी ये वाली जो साइड है वो रिफ्रैक्टेड सरफेस की साइड है। इसी तरीके से इसमें आप देखेंगे तो ये वाली जो ट्राइंगल की जो साइड है वो रिफ्रैक्टेड सरफेस की साइड है। क्योंकि हम जब प्रिज्म से यहाँ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो बच्चों ये ओनली ये ट्राइंगल वाला ही पार्ट हम बनाकर रिफ्रैक्शन करेंगे। तो इस ट्राइंगल वाले पार्ट में ये वाली सरफेस और ये वाली जो सरफेस है वो रिफ्रैक्शन करेगा, क्योंकि ये रिफ्रैक्टेड सरफेस की साइड है। और बच्चों ये जो एंगल बन रहा है, ये जो ऊपर एंगल बनेगा यहाँ, ये जो ऊपर एंगल बनेगा इस ट्राइंगल में, इसको प्रिज्म एंगल कहा जाता है। क्या बोलते हैं हम इसको? प्रिज्म एंगल कहते हैं। और ये जो कॉमन साइड हो गई, देखो ये रिफ्रैक्टेड सरफेस थी, ये रिफ्रैक्टेड सरफेस थी, ये इसकी जो कॉमन साइड है हम इसको रिफ्रैक्टेड साइड या रिफ्रैक्टेड एज हम इसको बोलते हैं। तो यहाँ दो रिफ्रैक्टेड सरफेस दिखाई दे रही है, 1 2। परपेंडिकुलर जो पार्ट है वो इसका क्या कहलाता है? प्रिंसिपल सेक्शन, क्रॉस सेक्शन कहलाता है। ये प्रिज्म एंगल होते हैं अपने पास ट्राइंगल में जो ऊपर बनते हैं, और ट्राइंगल की ये दोनों साइड यहाँ रिफ्लेक्टेड साइड या रिफ्लेक्टेड एज हम इसको बोलते हैं। तो यहाँ प्रिज्म के थ्रू हम रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला देखते हैं। इसको प्रूव करने के लिए बच्चों यहाँ हम क्या बनाते हैं, यहाँ पर बच्चों हम यहाँ प्रिंसिपल सेक्शन या क्रॉस सेक्शन वाला ही पार्ट हम बनाते हैं। और हमें ये पता चल चुका है कि यहाँ ABC में ये वाला जो एंगल रहेगा वो कौन सा एंगल रहेगा? यहाँ प्रिज्म एंगल रहेगा। ये प्रिज्म एंगल होता है, एंगल ए बना दिया। ये जो दोनों साइड है AB साइड और AC साइड या रिफ्रैक्टेड साइड रहेगा, क्योंकि ये रिफ्रैक्टेड सरफेस जो है उसकी साइड है। अब यहाँ एक रे हम यहाँ लेते हैं, इंसिडेंट करवाते हैं बच्चों। ये रे को हमने इंसिडेंट करवाया है और इंसिडेंट करवाने के बाद में हमें ये पता है कि बच्चों यहाँ क्या होना है, यहाँ क्या होना है? रिफ्लेक्शन होना। तो यहाँ हम यहाँ नॉर्मल बना देते हैं, इसका ये नॉर्मल हो गया। अब यह जो रे है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है? रे टू डेंसर जा रहा है। तो ये एंगल में मान लेता हूँ I है और ये रिफ्लेक्शन हो चुका है और ये एंगल कितना बता दिया हमने? R1 बता दिया है। ये नॉर्मल हो गया। रे का नेम दे देते हैं PQ और ये आ गया MQE। ये E पॉइंट दे देते, यहाँ लिख देते ये E पॉइंट है। और ये कैसी रे होगी? यहाँ ये होगी बच्चों यहाँ इंसिडेंट रे, ये यहाँ इंसिडेंट रे होगी अपने पास में। अब रिफ्रैक्शन हुआ, अब ये रे वापस से रिफ्रैक्शन करेगा तो डेंसर से रेयर में जाएगा और सेकंड वाले का नॉर्मल हम यहाँ बनाते हैं। तो ये सेकंड वाले का नॉर्मल हो गया, ये सेकंड का नॉर्मल हो गया। सेकंड रिफ्रैक्टेड सरफेस का नेम दे देते हैं N, इस रे का नेम दे देता हूँ R। और ये रे बाहर जब रिफ्रैक्शन करेगी, बाहर जब निकलेगी तो बाहर आप इसको ये निकाल दीजिए, क्योंकि ये आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा बच्चों? नॉर्मल से दूर जाएगा, तो नॉर्मल से दूर चला गया। ये एंगल में मान लेता हूँ E है और ये एंगल में मान लेता हूँ R2 है। इस एंगल E को यहाँ
एक एंगल के नाम से जाना जा रहा है। इमर्जेंट एंगल हम यहाँ बोल रहे हैं इमर्जेंट एंगल है, और ये जो रे है हम इसको यहाँ इमर्जेंट रे बोल रहे हैं। यहाँ हम इसको क्या कह रहे हैं, इमर्जेंट रे यहाँ बोल रहे हैं। अब यहाँ एंगल ऑफ डेविएशन हमें देखना है। एंगल ऑफ डेविएशन, जैसे मान लो कि बच्चों आप प्रिज्म से जब स्पेक्ट्रम पढ़ते थे तो ये रे को आप इंसिडेंट करवाए, सीधा जाना चाहिए था रे को, लेकिन ड्यू टू रिफ्लेक्शन वो 7 कलर्स में चला जाता है। और 7 कलर में गया तो 7 कलर में जैसे मान लो ये वॉयलेट कलर में चला गया, सपोज करिए वॉयलेट कलर में चला गया, तो ये तो इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे, ये इमर्जेंट रे, ये वॉयलेट कलर है मान लो। तो इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो कैसे आप मेजर करेंगे भाई, आप इसको पीछे बढ़ाते हैं और इस पॉइंट पर वो मेजर कर रही है, इस पॉइंट पर वो अपने पास इंटरसेक्ट कर रही है इंसिडेंट रे के, इस पॉइंट पर वो अपने पास क्या कर रहा है, यहाँ मीट कर रहा है या अपीयर हो रहा है, ये कह सकते हैं। इसका मीन ये हुआ कि यहाँ एग्जैक्टली हम बात करें तो ये जो इमर्जेंट रे है वो यहाँ से इस इंसिडेंट रे से इस पॉइंट से एंगल मेजर करने पर इतना एंगल क्या कर रहा है, डेविएशन कर रहा है। वापस से सुने क्या कहा, इसका मीन ये हुआ कि बच्चों ये वाला जो अपने पास में इमर्जेंट रे है इस इंसिडेंट रे से इस पॉइंट से एंगल मेजर करने पर इतना एंगल अपने पास क्या कर रहा है, डेविएशन कर रहा है, जिसको हम डेल से बताएंगे। तो यहाँ हमें यदि इंसिडेंट रे को बच्चों आप आगे बढ़ा दीजिए, इंसिडेंट को आप आगे बढ़ा दीजिए और इसे को पीछे बढ़ा दीजिए, जो इमर्जेंट है उसको पीछे बढ़ा दीजिए, तो यहाँ एक पॉइंट मिल रहा है जिसको कैपिटल डी बोल रहे हैं। तो इतना एंगल जो है, क्योंकि ये इंसिडेंट रे, ये इमर्जेंट रे है, तो इतना एंगल जो आपके पास रे है, इमर्जेंट रे है, वो इतना एंगल आपके पास क्या कर रहा है, रिफ्रैक्शन के बाद में डेविएशन कर रहा है। तो इस एंगल को डेल, यानी हम इस एंगल को यहाँ क्या बोलते हैं, डेविएशन एंगल बोलते हैं, डिविएशन एंगल हम इसको बोलते हैं। ये डिविएशन एंगल हो गया आपके पास में। यह यहाँ तक की सारी बातें आपको दिमाग में फिट हो जानी चाहिए बच्चों, ताकि हम प्रिज्म फॉर्मूला यहाँ कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया है, एक इंसिडेंट रे लिया है पी क्यू, रिफ्रैक्शन हुआ क्यू आर हुआ, इमर्जेंट हुआ है आर एस हो गया। पहले रेयर टू डेंसर गया, फिर डेंसर टू रेयर गया, 2 टाइम में रिफ्लेक्शन हुआ है। इस पर नॉर्मल एम क्यू ई बना है, इस पर नॉर्मल अपने पास एन आर ई बना है इस वाली सरफेस पर। डेविएशन एंगल के लिए हमने इंसिडेंट को आगे बढ़ा है, इमर्जेंट को पीछे बढ़ा है, एक पॉइंट डी पर हमने उनको मिलाया है। तो वही पॉइंट डी से आपके पास में इंसिडेंट और यह इमर्जेंट रे के मिड में एक एंगल बनेगा, और वह एंगल आपके पास जो होगा वो क्या होगा, डेविएशन एंगल रहेगा। ठीक है, अब यहाँ डेविएशन एंगल रहेगा, इसका मीन यहाँ हमें फॉर्मूला देखना है। तो देखो फॉर्मूले के लिए देखें बच्चों, ये एंगल ए है, जो ये एंगल ए है आपके पास है, और ये जो एंगल ई है, उन दोनों का सम कितना डिग्री लेना है, 180 लेना है। क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, देखो क्वाड्रिलेटरल क्या बन रहा है, ए क्यू ई आर। क्वाड्रिलेटरल जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ए क्यू ई आर। अच्छे से समझने एक बार आप, ए क्यू ई आर, क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम 360। ये आमने सामने जो एंगल बने ए और ई, इन दोनों का सम 180 रहेगा, तो हमने 180 कर दिया भाई, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में फंस दे देते हैं। अब एक ट्राइंगल और बन रहा है, ट्राइंगल क्यू ई आर, ये नॉर्मल वाला, मतलब ये वाला ट्राइंगल देखे, ये वाला भाई, ये वाला ट्राइंगल देखे, अच्छे से देख लीजिए आप, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल क्यू ई आर में देखे आप। और ट्राइंगल के जो तीनों जो एंगल्स बनते हैं, इन तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखो यहाँ फर्स्ट एंगल तो R1 है, फर्स्ट एंगल R1 है, सेकेंड एंगल R2 है, और थर्ड एंगल E है, तो ये 180 हो गया। अब हम कंपेयर कर देते हैं भाई, फर्स्ट और सेकेंड में हम कंपेयर कर देते हैं। तो कंपेयरिंग किसमें किया जा रहा है बच्चों, बिटवीन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। कंपेयर करें, जब आप कंपेयर करेंगे तो एंगल ई से एंगल ई कैंसिल आउट होगा, 180 से 180 कैंसिल होगा, तो एंगल R1 प्लस एंगल R2 का सम कितना रहना है, यहाँ एंगल ई के इक्वल रहना है, एंगल इसे सॉरी एंगल ए के इक्वल रहना है। इक्वेशन नंबर 3। कंपेयर का मतलब क्या होता है, लेफ्ट एलएचएस को एलएचएस के इक्वल रखे, आरएचएस को आरएचएस के इक्वल रखे। जैसे आरएचएस यहाँ 180 है और ये 180 है, तो बच्चों कैंसिल हो गया। एलएचएस क्या है, एंगल ए है, ये एंगल ई है, इधर एलएचएस कौन है, एंगल R1 है, एंगल R2 है और एंगल ई है, तो एंगल ई से एंगल ई कैंसिल हो गया। तो कंपेयर करेंगे तो R1 और R2 का सम एंगल ए के इक्वल आ गया। तो ये कंपेयर करना होता है, तो हमने यहाँ कंपेयर कर दिया, तो कंपेयर किया तो ये दोनों जो एंगल बने R1 और R2, इन दोनों का सम एंगल ए यानी प्रिज्म एंगल के इक्वल आता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया बच्चों,
दोनों का सम 180, ट्राइंगल में तीनों का एंगल का सम 180 और दोनों को कंपेयर कर दिया, क्योंकि ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी इक्वेशन से हम बाद में कुछ कंडीशन के लिए, स्पेशल कंडीशन के लिए हम r का वैल्यू यहाँ डिटरमाइन करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है। अब बच्चों यहाँ मैं इस डेविएशन एंगल को निकालना चाहता हूँ, और ये डेविएशन एंगल देखे, यदि मैं डेल लिखूँ, यदि मुझे डेविएशन यानी डिवीजन एंगल चाहिए मुझे, तो देखिए अच्छे से देखना, ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला एक ट्राइंगल बन रहा है, देखो ये ट्राइंगल है, ये पूरा ट्राइंगल है, और ये ट्राइंगल के बाहर का एंगल है, और ये एक एज ए डेविएशन एंगल जो है वो एक्सटीरियर एंगल बन चुका है ट्राइंगल का। क्या कहा हमने, ये जो डेल है इस ट्राइंगल के बाहर का एक्सटीरियर एंगल बन चुका है। तो ये जो डेल होगा बच्चों, ये मैं मानता हूं ये एंगल नंबर 1 है और ये एंगल नंबर 2 है, इन दोनों का सम होगा, इन दोनों का सम हो सकता है। और ये देखो ये पूरा ये आई एंगल है, तो ये पूरा का पूरा एंगल कितने का रहेगा बच्चों, आई रहेगा। आप देखें ना विक्ट्री वाला साइन बन रहा है, ये और ये एंगल सेम रहेंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। इसी तरीके से ये एंगल ई है, तो बच्चों ये पूरा का पूरा एंगल कितने का रहेगा, ई का रहेगा। बात समझ में आ रहा है क्या कहा है, ये आई है तो ये पूरा एंगल आई रहेगा, ये एंगल ई है तो ये पूरा एंगल ई रहेगा। अब यदि आपको डेल चाहिए और डेल एक्सटीरियर एंगल है, तो डेल बच्चों एंगल 1 का और एंगल 2 का सम होना है, एंगल 1 और 2 का सम होना है। और एंगल 1 और 2 आपको यदि फाइंड आउट करना है, जैसे एंगल 1 फाइंड आउट करें तो I में से R1 को माइनस कर देते हैं भाई, ये पूरा एंगल I है, ये एंगल R1 है, I में से R1 को यदि आप माइनस कर दे तो एंगल 1 आ जाएगा अपने पास में। तो यह एंगल I माइनस एंगल R1 कर दिया गया है। इसमें भी कुछ ऐसा ही है कि इस पूरे एंगल में से ये कंप्लीट एंगल जो है वो अपने पास E है, और E में से R1 को आप माइनस कर दीजिए भाई, तो एंगल E में से आप माइनस कर दीजिए एंगल R2 को, तो अपने पास डेल आएगा। अब यहाँ डेल की और यदि हम बात करें तो यहाँ डेल क्या आएगा बच्चों, यहाँ डेल आएगा, देखो एंगल I और एंगल E को साथ लिख देता हूं मैं, और यह माइनस कॉमन लेता हूं, तो ये एंगल R1 और ये कितना आ गया, एंगल R2 आ गया। बात समझ में आ गया। इन R और R2 वाला जो पोर्शन है, R1 और R2 वाले माइनस कॉमन ले लिए, साथ हमने लिख दिया। साथ लिखने का रीजन आपको इक्वेशन नंबर किससे दिखाई देगा, 3rd से दिखाई देगा, क्योंकि R1 और R2 का जो सम है वो क्या है बच्चों, वो सम आपके पास किसके इक्वल है, एंगल A के इक्वल है। तो ये एंगल A लिख दिया हमने, इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दिया। यहां तक बात आपके अच्छे से समझ में आ रही है। अब डायग्राम का वैसे कम यूज है अपने पास में, तो इसको मैं एक बार क्लीन कर देता हूँ। डायग्राम आपको लिखना हो, डायग्राम बनाना तो आप पहले पोज करके बना लीजिए करें। तो यहाँ इक्वेशन है, फर्स्ट और सेकंड को लिख रहा हूं बच्चों, फर्स्ट और सेकंड को तो नहीं लिख रहा, 3rd और 4th को लिख रहा हूं। पहले क्या किया, ये निकाल लिया, फिर हमने डेल निकाल लिया। अब 3rd और 4th इक्वेशन, इक्वेशन नंबर जो 3rd है वो तो ये आपके पास आया है, क्या आया है, एंगल R1 और एंगल R2 इक्वल आया है, एंगल A आ गया। इसी तरीके से और डेल M जो आया है, डेल M नहीं सॉरी, जो ओनली डेल बोले अभी, जो डेल आया है वो आया है बच्चों एंगल I प्लस एंगल E माइनस एंगल A, ये डेविएशन है। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, ठीक है। अब यहाँ इसका यूज नहीं है। अब और बात करें, जब बच्चों अब कुछ यहाँ एक्सपेरिमेंट की बात हम करेंगे। जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन का एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, बच्चों अपने पास ये मेजर एक्सपेरिमेंट है 12th क्लास में। तो हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम लगभग 5 to 6 यहाँ रीडिंग्स हम लेते हैं आई और डेल के मिड में। आई और डेल के मिड में जो 5 to 6 रीडिंग लेते हैं, इसका मीन हो गया कि हम इसमें रिफ्रैक्शन की अलग अलग कंडीशन देखते हैं। आई का डिफरेंट कंडीशन हम लेते हैं, यानी आई डिफरेंट एंगल, जैसे एंगल आपने 30 डिग्री ले लिया, फिर आप लगभग 5 डिग्री से गैप दे दीजिए, 35 ले लिया, 40 ले लिया, 45 ले लिया, 50 ले लिया, 55 ले लिया, या 35 से स्टार्ट कर दो, 60 तक ले लो। हम अलग अलग एंगल पर इस जो इंसिडेंट, जो हमने ये जो रे को यहाँ इंसिडेंट करवाया था, वो डिफरेंट एंगल्स पे इंसिडेंट करवा रहे हैं, 30, 35। क्योंकि आप जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो बच्चों आप प्रिज्म लेंगे, प्रिज्म में यहाँ जैसे क्या करेंगे, यहाँ 2 ऑल पिन्स आप रखेंगे, फिर आप सेकंड साइड से देखते हैं
2 ऑल पिन और लेते हैं और ये देखते हैं कि वो चारों ऑल पिन एक लाइन में आता है या नहीं आता। कहने का भी वो सारी बातें बच्चों एक्सपेरिमेंट में अभी यहाँ पॉसिबल नहीं है। जब मेरी यहाँ 11-12 की पूरी क्लासेस कंप्लीट हो जाएगी तो मैं प्रैक्टिकल्स की थ्योरी भी यानी प्रैक्टिकल्स को भी यहाँ सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ आई और डेल का हम डिफरेंट यहाँ बात करें तो आई जब मान लो आपने इस तरीके से लिया है और आप जब एक्सपेरिमेंट करेंगे, आपके टीचर्स आपके स्कूल्स वगैरह में पढ़ाते होंगे तो एक्सपेरिमेंट आपसे करवाएंगे करेंगे, तब आप देखेंगे डेल का वैल्यू कितना आएगा, मेजरमेंट करना वगैरह आपको सब सिखाया जाएगा। मैं अभी केवल बता रहा हूँ कि किस तरीके से रिजल्ट आपके पास डेविएशन एंगल का वहाँ मिलने वाला। जैसे सपोज करें 30 पर आपके सपोज करें 52 डिग्री आ गया, फिर आप देखेंगे सपोज 49 डिग्री आ गया, मान लो 43 डिग्री आ गया, फिर मान लो 39 आ गया, फिर आ गया 41 आ गया, मान लो फिर 44 डिग्री आ गया। अब मान लो कि मैं इसका यदि ग्राफ बनाना चाहूं, मुझे ग्राफ बनाना है आई और किसके मिड में बच्चों, डेल के मिड में। आई को हमने एक्स एक्सिस पर ले रखा है इंसिडेंट एंगल को और डेविएशन को वाई एक्सिस पर लिया है। तो जैसे ये 30 डिग्री था, ये 35 डिग्री था, फिर 40 डिग्री हुआ, फिर 45 डिग्री हुआ, फिर आपके पास 50 डिग्री हुआ। ये सारी बातें बच्चों एक्सपेरिमेंट की बता रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट में ऐसे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो 30 डिग्री पर आगे बच्चों 52, मान लो कि ये वैल्यू आपके पास 52 डिग्री है। इसी तरीके से 35 और 49 तो थोड़ा सा देखो डाउन में चला गया आपके पास में, आपने एंगल ऑफ इंसिडेंट इंक्रीज कर दिया लेकिन डेविएशन एंगल थोड़ा सा डाउन जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। 40 पर आपके पास मान लो 43 डिग्री आ गया तो ये 43 डिग्री आ गया। इसी तरीके से 45 पर 39 आ गया, 39 आ गया, फिर 41, फिर देखे अब आप यहां डिक्रीज हो रहा था, यहां डिक्रीज हुआ, लेकिन अब देखें 39 के बाद में 41 डिग्री आ गया, अब इंक्रीज होने लगे वापस से एंगल। अब डेविएशन एंगल फिर इंक्रीज हुआ, 50 पर 41 मान लो ये आ गया, 50 पर 44 मान लो ये आ गया। तो इस तरीके से इन पॉइंट्स को बिना स्केल का यूज करे एक कर्व की शेप आपको देनी होती है। इस तरीके से कर्व की शेप देते हुए आप ग्राफ बनाएंगे तो हम ये देखेंगे कि आपके पास में यहाँ एक फिक्स इंसिडेंट एंगल पर, ये फिक्स इंसिडेंट जो एंगल है, इस फिक्स ये फिक्स जो इंसिडेंट एंगल है इस पर जो डेल आ रहा है वो मिनिमम आ चुका है। इनिशियली होता क्या है, जब आप रिफ्रैक्शन करते हैं प्रिज्म के थ्रू, एंगल ऑफ इंसिडेंट जब इंक्रीज करते हैं तो स्टार्टिंग में अपने पास जो डेविएशन होता है वो डिक्रीज होता है। एक फिक्स इंसिडेंट एंगल पर डेविएशन मिनिमम आ जाता है और जब मिनिमम आता है तो यहाँ ये जो डेल आया उसको डेल एम से हमने बताया और इस डेल एम को कहा जाता है तो जो यहाँ मिनिमम डेविएशन एंगल, क्या बोलते हैं इसको, मिनिमम डेविएशन एंगल हम इसको बोलते हैं। तो एक जैसे डेविएशन मिनिमम हुआ तो उसके बाद में जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंट इंक्रीज कर रहे होते हैं तो ये डेविएशन वापस से अपने पास इंक्रीज होने लग जाता है। और मिनिमम डेविएशन के कंडीशन में आप ये देखेंगे आई जो होता है वो ई के इक्वल आता है। आई और ई का मीन आप समझ जाना कि ये आई और जो ई था, आई और ई की हम बात कर रहे थे तो देखिए यहाँ नॉर्मल जब बना रहे तो ये आई था और ये ई था, इंसिडेंट एंगल था, ये इमर्जेंट एंगल था और अंदर बनने वाले जो एंगल्स थे वो R1 और R2 ये दोनों भी क्या आते हैं आपके पास में इक्वल हो जाते हैं। मिनिमम डेविएशन के कंडीशन में आई और ई इक्वल आते हैं, कैलकुलेट करके देख सकते हैं, आपके टीचर्स एक्सपेरिमेंट में आपको सिखाएंगे भी ऐसा, और R1 और R2 दोनों इक्वल आएंगे। यानी यदि आप पाथ को चेंज कर दे, जैसे आप पाथ क्या ले रहे थे P, Q, R और S, पाथ में डायरेक्शन को चेंज कर दे, यदि अभी तो जो डायरेक्शन है बच्चों रे का वो पी क्यू आर एस से जा रहा था, उसका पाथ जो बना रे का पी क्यू आर एस बना, यदि आप डायरेक्शन चेंज कर दिया, यदि आप रे को यहाँ से इंसिडेंट करवाइए, यहाँ से इंसिडेंट करवाइए, तो बच्चों वो सेम पाथ से बाहर निकलेगा जिस पाथ से वो इंसिडेंट होकर गया था। इसको रिवर्सिबिलिटी का प्रिंसिपल कहा जाता है, जो मैंने रिफ्लेक्शन में समझा भी रखा है। तो इस कंडीशन में एंगल आई और एंगल ई इक्वल रहेगा, R1 R2 इक्वल रहेगा और डेल को हम क्या मानेंगे उस कंडीशन में, डेल ए मानेंगे, मिनिमम डेविएशन का कंडीशन मानेंगे। हमें जो फॉर्मूला चाहिए वो तो इसी कंडीशन का चाहिए, जो प्रिज्म हम लेंगे उस प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप फाइंड आउट करेंगे वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम इसी कंडीशन के लिए फाइंड आउट करेंगे, यानी डेविएशन एंगल की फॉर्म में देखेंगे। तो इस कंडीशन को मैं अप्लाई करता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 3 और 4 में, फ्रॉम इक्वेशन 3 और 4 देखिए आप, देखिए R1 और R2 इक्वल है और मैं मानता हूँ R1 और R2 किसके इक्वल है, R एंगल के इक्वल है, या रिफ्रैक्टेड एंगल जो अंदर बन रहे थे वो दोनों इक्वल है, दोनों को हमने R मान लिया है। तो देखिए यहाँ एंगल R1 प्लस एंगल R2 इक्वल टू एंगल ए है, तो यहाँ क्या लिख रहा हूँ R1 प्लस R1, या ऐसे लिख देता हूँ R है तो R प्लस R इक्वल टू ए।
तो ये क्या आ गया बच्चों, 2r इक्वल टू ए आ गया। तो r का वैल्यू कितना आ गया, a/2 आ गया। तो ये तो r आ गया, क्योंकि बच्चों रिफ्रैक्शन हो रहा है। इक्वेशन नंबर 5 दे देते हैं, रिफ्रैक्शन हो रहा है और रिफ्रैक्शन यदि होगा तो वहाँ स्नेल का लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। स्नेल के लिए आपको आई और आर का वैल्यू चाहिए, तो आर तो आ चुका है। इक्वेशन 4 से देखिए, डेल किसके इक्वल होगा बच्चों, डेल एम के। ये तो डेल एम हो गया मिनिमम, आई और इक्वल है तो ये 2i लिखा जा सकता है, ये a हो गया। तो i कितना आएगा, डेल एम, a उधर पहुंचा प्लस का हो गया, 2 का आप डिवाइड कर दीजिए तो ये i आ गया, ये i आ चुका है। नाउ फ्रॉम स्नेल लॉ, अब स्नेल लॉ अप्लाई करें, फ्रॉम स्नेल्स लॉ। और क्या कहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम कंपैरिजन ऑफ फर्स्ट मीडियम इक्वल। सेकंड मीडियम कौन है बच्चों, यहाँ जैसे सेकंड मीडियम बात करें तो ग्लास है, और फर्स्ट मीडियम यदि यहाँ एयर है। तो मान लो आप प्रिज्म को पानी में रख दे बच्चों, पानी में रख दे प्रिज्म को, ये प्रिज्म आपके पास है, इस प्रिज्म का आपने पानी या किसी अदर मीडियम में रख दिया आपने, तो फर्स्ट मीडियम कौन होगा, जिसमें आपने इसको रखा, क्योंकि रेज जो होगा वो पानी से इसमें एंटर करेगा। तो जिस मीडियम से रे अंदर एंटर करता है वो फर्स्ट मीडियम होता है, और खुद जो प्रिज्म होता है उसका जो मटेरियल होता है उसको हम सेकेंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मानते हैं। ये क्या आएगा बच्चों, साइन आई और साइन आर। और साइन आई आपको पता है क्या है भाई, साइन आई आपको पता है क्या है, यहाँ आ गया डेल एम प्लस a/2, ये रहा। और आर क्या है, साइन a/2। तो ये बच्चों जो फॉर्मूला होता है ये प्रिज्म फॉर्मूला होता है। रिफ्रैक्शन के थ्रू जब हम रिफ्रैक्शन जब प्रिज्म के थ्रू करते हैं तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। और इसमें भी एक फॉर्मूला और बता देता हूँ जो कई बार न्यूमेरिकल में बहुत अच्छे से यूज आता है, कि ये पैरा एक्सियल रेज होती है जितनी भी रिफ्रैक्टेड होती है, यदि पैरा एक्सियल रे आपके पास है तो ये एंगल्स यदि मिनिमम हो, स्मॉल एंगल हो, यानी हम लिखे इफ साइन डेल एम प्लस a/2 एंड साइन r/2, कैसे एंगल्स हो बच्चों, r स्मॉल, ठीक है। यदि स्मॉल होंगे तो साइन डेल एम प्लस a/2 क्या माना जाएगा, डेल एम प्लस a/2, अज्यूम कर लेना है भाई कि ये एंगल स्मॉल है, और साइन a/2 क्या माना जाएगा, a/2 के इक्वल होगा। तो ये वैल्यू आप रख दीजिए यहाँ। किस तरीके से वैल्यू पुट कर रहा हूँ, म्यू ग्लास यानी प्रिज्म, म्यू एयर का 1 होता है वैसे, तो ये आ गया बच्चों, इसकी जगह क्या लिखा जाएगा, ओनली डेल एम प्लस a/2, डेल एम प्लस a/2, और डिवाइडेड बाय क्या रहेगा, a/2, डिवाइड किया 2 से 2 कैंसिल हुआ। तो ये प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी म्यू माने तो एयर का 1 हो गया, और a से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, और ये आ गया डेल एम प्लस a। तो डेल एम क्या आएगा, म्यू a माइनस a, इधर चला गया, और ये आ गया अपने पास में क्या आएगा बच्चों, यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ जाएगा, तो a कॉमन आएगा तो म्यू -1 और a। तो ये भी कई बार आपके न्यूमेरिकल में यूज आता है, म्यू दे दिया a दे दिया तो हम डेल एम, एनसीईआरटी में दिया हो भी ऐसा क्वेश्चन, तो आप उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इजीली हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे बच्चों माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। और माइक्रोस्कोप 2 टाइप, सिंपल और कंपाउंड, टेलीस्कोप 2 टाइप, एस्ट्रोनॉमिकल एंड अपने बाय रिफ्लेक्टिंग। हम दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे, मतलब चारों क्लासेस हम सेपरेट लेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत अच्छे कॉन्सेप्चुअल मेथड से आपको पढ़ाऊंगा, आपको कहीं पर भी उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू।